Okay, that's great. Okay, all right. So, guys, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस सेशन। और बेसिकली हम जो ये सभी ट्रेनिंग्स और सेशंस करने वाले हैं, पूरी डेडिकेटेडली ये रहेगी कि किस तरह से आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस अपने लिए एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो कुछ भी हम आगे एग्जीक्यूट करने जाएंगे उसका बेस जो होगा, वो बेस बनाने की हम कोशिश करेंगे सबसे पहले। क्योंकि फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग रहती है, बेस जितना अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा हमारा आगे का वर्किंग स्टाइल रहेगा, आगे का बिजनेस रहेगा। एंड ये सेशन जो है ये तकरीबन कुछ 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे थंब रूल्स हैं, कौन से ऐसे 3 थंब रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक अपने लिए प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बना सकते हैं, राइट। बिजनेस बनाना और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना में दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। बिजनेस बन जाता है, सेल्स आ जाती है, लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, आपके लिए पैसा छोड़ के नहीं जा रही, तो उस सेल्स का जो है वो फायदा नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने ये चीज देखनी है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि वो हमें प्रॉफिट्स दे करके जाए, राइट। तो उसके जो बेसिक्स होते हैं, मेन कौन कौन से पॉइंट्स है ड्रॉप शिपिंग में, जिसकी हेल्प से आप अपने लिए वो बिजनेस प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, वो पॉइंट्स जो है वो मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हम Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे। तो टोटल जो है, मैं आपके साथ इस जर्नी में 7 से 8 लाइव सेशन करने वाला हूँ। उस 7 से 8 लाइव सेशन में अलग अलग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक्स कंप्लीटली उसी बेस के ऊपर होंगे कि किस तरह से आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को ऑप्टिमाइज करेंगे कि वो किस तरह से प्रॉफिटेबल बने, राइट। तो आई होप कि आप सबको ये आइडिया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल क्या है, ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उस कंप्लीट मॉडल को बनने के लिए। इफ इफ आई एम इफ यू नो, जस्ट गिव मी यस इन द चैट बॉक्स कि एग्जैक्टली पता चल गया कि है हमें कि आपको ये पता चल गया है एग्जैक्टली ड्रॉप शिपिंग है क्या। जस्ट गिव मी यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको कंप्लीटली पता चल गया है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। एंड सभी के पास ट्रेनिंग्स का एक्सेस है, बेसिक ट्रेनिंग्स का जो जो कि हमने फ्री में प्रोवाइड की थी, या आप किसी लीड्स के थ्रू आए होंगे। उस बेसिक ट्रेनिंग्स का एक्सेस है आप सभी के पास, लिंक है आपके पास। ओके, तो आई होप कि वहां से कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे उस ट्रेनिंग में से। जिनके पास एक्सेस नहीं है, तो बेसिकली ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली उसके थ्रू होकर के ही आनी चाहिए थी। आप अगर आपके पास वो एक्सेस नहीं है, तो ग्रुप में वापस से एक बार वो एक्सेस जो है ट्रेनिंग्स का शेयर कर देंगे। आप प्लीज उस ट्रेनिंग्स को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि उस ट्रेनिंग में काफी चीजें डिस्कस की गई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए गए हैं जिसमें हमने प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग मॉडल को डिस्क्राइब किया है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, उसको क्या क्या लगता है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, फेसबुक पेज कैसे बनता है, उसको एडवर्टाइज कैसे करना है, बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है। उस ट्रेनिंग्स में मोस्टली हमने कवर किया हुआ है। बट एनीवेज, इस ट्रेनिंग्स के दौरान भी हम वो काफ़ी चीज़ें उसमें से कवर करने वाले हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पर भी आपको कंप्लीट मिलती है, तो आपको उस रिकॉर्डिंग्स को भी प्रॉपर देखना है, उस ट्रेनिंग्स से भी गो थ्रू करना है सारा। ओके, तो मैं उसका लिंक जो है वो आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में ही, ठीक है। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं 3 बेसिक रूल्स, या जिसको हम थंब रूल्स भी बोल देते हैं, कि किस तरह से आपका ड्रॉप शिपिंग जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। कौन कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल बन पाएगा, राइट। तो मैं कुछ अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहाँ पे हम उस स्क्रीन पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ कि ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल किस तरह से सक्सेसफुल बनता है, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड।
ओके। Be online, just be online. I'm sharing the screen. Okay, can you see the screen? Just give me yes in the chat box if you can see the screen. ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारे, सबसे पहला पॉइंट है एड कॉस्ट, जिसको हम बोल देते हैं कॉस्ट पर परचेज। ओके। तो ये है एड कॉस्ट। अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो हमारा कॉस्ट पर परचेज जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है स्टार्टिंग में। यहाँ से यही एक पॉइंट है जहां से हम देख सबसे पहले अपने बिजनेस को कंट्रोल, अब सबसे पहले अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कंट्रोल होती है? एड कॉस्ट की हेल्प से। देखिए, हमने वो सभी फैक्टर्स के ऊपर वर्क करना होता है जिसकी वजह से हमारी एड कॉस्ट जो है वो कम से कम आए पर परचेज के ऊपर। मतलब कि इफ यू वांट टू सेल 100 प्रोडक्ट, 100, इफ अगर आपको 100 प्रोडक्ट सेल करने हैं, यानी कि आपने 100 ऑर्डर्स लेने हैं, तो अगर आपकी एड कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज आ रही है पर परचेज, ठीक है, तो टोटल हमारी हो जाएगी 10,000 रुपीज। मतलब कि 10,000 रुपये जब हम एड्स के ऊपर स्पेंड करेंगे तो हमें 100 ऑर्डर्स आएंगे, राइट। अगर 100 रुपीज हमारी एड कॉस्ट आ रही है, राइट। अगर यही एड कॉस्ट हमारी 50 रुपीज आ रही है, तो आपको 10,000 की बजाय 5,000 रुपये बेयर करने पड़ेंगे टोटल। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, देखो। तो बेसिकली अगर हमारी एड कॉस्ट ही स्टार्टिंग में 100 रुपीज आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें वो 10,000 रुपये वहां पे बेयर करने पड़ेंगे 100 ऑर्डर लेने के लिए। अगर हमारी एड कॉस्ट 50 रुपीज आ रही है तो हमें वहीं पर 5,000 रुपये बेयर करने पड़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें 5,000 का फायदा स्टार्टिंग में ही हो जाता है, राइट। मतलब अगर आपने 5,000 रुपीज स्पेंड किए तो आपके पास 100 ऑर्डर्स आए, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन लेते हैं कि अगर 100 ऑर्डर, आपका एक ऑर्डर जो है वो 1,000 रुपीज का है, ठीक है, तो टोटल आपके ऑर्डर्स हो गए 1 लाख रुपए के, ठीक है। मतलब कि आपकी जो रेवेन्यू है वो लाख रुपए आई है। अगर आपके ऑर्डर की वैल्यू जो है, टिकट प्राइस जो है वो 1,000 रुपीज है और आपने 100 ऑर्डर्स ले लिए, तो आपकी सेल जो है वो 1 लाख रुपए हुई, ठीक है। अब ये जो 1 लाख रुपए की सेल है, ये आपकी शॉपिफाई के ऊपर या आपके स्टोर के ऊपर नंबर्स में सेल है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कई बार कि हम यहीं पर देख लेते हैं कि हमने तो 10,000 रुपये स्पेंड किए या हमने तो 5,000 रुपये स्पेंड किए, लेकिन हमारी जो सेल्स आई है वो 1 लाख रुपए की आ गई। यहाँ पे आपने स्पेंड कितने किए थे? 5 लाख रुपए। लेकिन आपकी सेल्स कितनी आई? 10,000 रुपये, सॉरी 1 लाख रुपए, राइट। अगर आपकी सेल्स 1 लाख रुपए आई है, गिव मी अ सेकेंड, अगर आपकी सेल 1 लाख रुपए आई है, लेकिन उसके लिए आपने स्पेंड कितने किए थे एड्स के ऊपर? 5,000 रुपये, और आपके बन गए 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाख रुपए की सेल खुद के लिए समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपकी सेल नहीं है। ये मोस्टली जो ऑर्डर्स आते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर्स आते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी पे मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं तो जब तक वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता, पेमेंट कलेक्ट नहीं हो जाती, तब तक आप एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है बेसिकली मेन आप जो आपकी जो सेल है वो वही है जो आपके ऑर्डर्स डिलीवर हो गए। जो उनसे ऑर्डर्स आपके डिलीवर नहीं हुए वो सेल्स आपकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वो किस तरह से आप उसको सेल्स के अंदर काउंट कर लोगे? आपका कुछ उसमें कोई आपकी सेल्स नहीं आई, आपने सिर्फ वहां पर आपका खर्चा ही बढ़ा, आपकी सेल्स नहीं आई, ठीक है। तो जितने ऑर्डर्स आपके डिलीवर होंगे ना वही आपके एक्चुअल सेल्स होने वाली है, राइट। अगर मान लीजिए कि आपकी 50% डिलीवरी आती है, ठीक है, तो 50% डिलीवरी आती है और हमने 100 ऑर्डर्स लिए थे, मतलब कि आपके 50 ऑर्डर्स डिलीवर हुए। तो एक्चुअल में आपकी सेल्स जो हुई ना वो हुई 50,000, ना कि लाख रुपए, क्योंकि 50 ऑर्डर ही डिलीवर हुए हैं, 1 लाख नहीं, है ना। इस तरह से हम कैलकुलेट सिर्फ उसी सेल्स को कर सकते हैं जो एक्चुअल में डिलीवर हो गई। लेकिन हाँ, हम एवरेज जरूर निकाल सकते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस जरूर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिलीवरी परसेंटेज। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी परसेंटेज अच्छी है जो रूटीन में आ रही है, तो दैट मीन्स कि हम हमारी अल्टीमेटली सेल्स भी अच्छी आएगी। अगर आपकी डिलीवरी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो दैट मीन्स अल्टीमेटली आपकी सेल भी जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो जब आप शॉपिफाई पे ऑर्डर्स लेते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर्स लेते हैं, तो हमने जो हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर्स दिखते हैं कि इतने ऑर्डर्स आ गए और उसकी इतनी अमाउंट बनी, वो एक्चुअल में अमाउंट हमारी नहीं है। हमारी एक्चुअल में अमाउंट वही है जो जो ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो गए। ये तो केस हो गया फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब कि जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्ट्स डिलीवर होने के लिए जाते हैं किसी के घर पे या किसी की शॉप पे या किसी पर्टिकुलर वेन्यू के ऊपर। जो होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, उनको तो डिलीवरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे तो डिलीवरी के लिए कोई जाता नहीं है, ऑटोमेटिकली वो तो डिजिटली डिलीवर होते हैं। या तो आपकी ईमेल के थ्रू डिलीवर होंगे, या तो फाइल डाउनलोड होगी कोई, या तो आप कुछ ऐसा दे रहे हो जिसकी हेल्प से ऑनलाइन ही दे रहे हो। तो ये है आपका डिजिटल प्रोडक्ट। उस केस में वो उसको डिजिटल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इस केस में डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमने ऐड कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना होता है। हमारी जितनी ज्यादा कम ऐड कॉस्ट आएगी उतना ज्यादा ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा हमारे ऑर्डर्स जो हैं ज्यादा आएंगे। अगर डिजिटल प्रोडक्ट में देखें तो हमारी डिलीवरी परसेंटेज बीच में से निकल जाती है कि कितने ऑर्डर डिलीवर हुए, कितने ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए। अगर लेकिन हम देखते हैं हमारे डिजिटल प्रोडक्ट में, तो डिजिटल प्रोडक्ट में डिलीवरीज के कोई मतलब हो या ना हो डिलीवरी, लेकिन आपको पेमेंट एडवांस में आ जाती है उस केस में, है ना। तो इस केस में आपको ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ ऐड कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में फिजिकल प्रोडक्ट भी काउंट, मोस्टली फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर डिलीवरी परसेंटेज अच्छी आएगी तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। एम आई क्लियर अंटिल नाउ? एम आई क्लियर अंटिल नाउ? जस्ट गिव मी यस इन द चैट बॉक्स। ओके, ऑल राइट, ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो अब जो ये पार्ट है एड कॉस्ट का, है ना, तो एक ये एक पहला फैक्टर है एड कॉस्ट का। ये एड्स कहाँ पे हम स्पेंड करते हैं? हम एड स्पेंड करते हैं फेसबुक के ऊपर, हम एड स्पेंड करते हैं लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर। जब हम ऐड लगाते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, वो होती है इसके एड्स के ऊपर। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ड्रॉप शिपिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है
इसके ऊपर, एड्स के ऊपर, एड मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स क्रिएट करने के ऊपर, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट आपको सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ड्रॉप शिपिंग में, एड्स के ऊपर। और एड्स ही सबसे ज्यादा ऐसा पॉइंट है जहां पे आप अपने लिए पैसा बचा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो खर्चा होता है वो मैक्सिमम खर्चा होता है एड्स के ऊपर। अगर जितनी ज्यादा महंगी आपकी एड जाएगी उतना ही कम आपका बिजनेस बनेगा, और जितनी सस्ती एड जाएगी उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बनेगा इस केस में, राइट? तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि एड्स पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, एड्स की कॉस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि किस तरह से हम अपनी एड कॉस्ट को मेंटेन करते हैं। अभी बेसिकली एड कॉस्ट को मेंटेन करने का जरिया क्या क्या है? एड कॉस्ट को मेंटेन करने का जरिया ये है, एक, पहले तो आपकी एड्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत क्रिएटिव होनी चाहिए, बहुत इंटरेक्टिव होनी चाहिए, कस्टमर जो है उस एड के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे फॉलो हो, राइट? पर यहीं पर ही डिपेंड नहीं करता कि एड कॉस्ट सस्ती आ जाएगी। अगर आपके क्रिएटिव्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी वेबसाइट प्रेजेंटेबल नहीं है, तो भी वो आपका ऑर्डर्स जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं। इसलिए ही दोनों चीजों के ऊपर साथ साथ वर्किंग करते हैं हम एड कॉस्ट के ऊपर भी वर्किंग करते हैं, साथ साथ वेबसाइट्स की प्रेजेंटेशन के ऊपर भी वर्किंग करते हैं। हमारी वेबसाइट इतनी प्रेजेंटेबल है, हमारा सेल्स पेज इतना प्रेजेंटेबल है कि हम, वो कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे सेल पेज के ऊपर आकर के अपना कॉन्फिडेंट हो सके कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है, और अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाय करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई रिस्क है इसके पीछे, या मैं कोई गलत प्रोडक्ट को बाय कर रहा हूं। तो आपकी वेबसाइट भी जो है वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे अथॉरिटी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट्स इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए, या वो उसमें वो फैक्टर्स होने चाहिए जिसकी हेल्प से कस्टमर जो है वो कॉन्फिडेंट हो पाए कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है। उसको वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट के फीचर्स भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरिटी भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, प्रोडक्ट की इमेजेस भी हो सकती है, रिव्यूज भी हो सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जिसकी हेल्प से आपका कस्टमर जो है वो कॉन्फिडेंट फील करे, वो फैक्टर्स जो हैं अगर हम इन्वॉल्व करते हैं अपनी वेबसाइट में, वो सारी चीजें हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, दिखाते हैं, तो वहां पर भी एड कॉस्ट हमारी सब कम आएगी। तो अगर वो हम प्रेजेंटेबल वहां पे सही से नहीं हो पाए तो हमारी एड कॉस्ट बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। जहां पर 100 ऑर्डर लेने के लिए 5,000 रुपये लग रहे हैं, वहीं पर 100 ऑर्डर लेने के लिए 10,000 रुपये लगेंगे। अगर वही, अगर आप ये इससे डबल हो गई, मान लीजिए एक एड कॉस्ट 200 रुपये बढ़ रही है, तो वहीं पर 100 ऑर्डर लेने के लिए आपको 20,000 रुपये लगेंगे, राइट? तो सबसे ज्यादा जो हम प्रॉफिट्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को बचा सकते हैं, प्रॉफिट्स को बना सकते हैं, वो एड कॉस्ट को डाउन करके ही बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेज है, सबसे फर्स्ट स्टेज है जहां पर हम अपने प्रॉफिट्स को अश्योर कर सकते हैं कि मेरी एड सस्ती पड़ रही है, मुझे ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट्स भी बनेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एड कॉस्ट को कंट्रोल करना, राइट? तो ये जब हम अब इसके अलावा एड कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो हो गया कि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी होनी चाहिए, हमारी वेबसाइट प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, हमारी वेबसाइट कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, ठीक है? सेकेंडली, हमारे क्रिएटिव्स अच्छे होने चाहिए जो कि हम दिखा रहे हैं कस्टमर को। अगर हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं कोई, तो वो कस्टमर को जो एड्स दिख रही हैं, वो जो एड्स दिख रही हैं वो कितनी अपीलिंग है, वो कितना ज्यादा लोग उसको उसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं आके, कितना ज्यादा रुक रहे हैं, राइट? तो वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर कितने ज्यादा लोग जा रहे हैं। अगर आपकी एड प्रेजेंटेबल नहीं है, आपके क्रिएटिव्स अच्छे नहीं हैं, आपके प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा हो जाए, लेकिन अगर आप दिखा सही से नहीं पा रहे हो, एड्स को सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं बन पाई,
तो वहां पर भी हमारे क्लिक्स जो है वो महंगे हो जाएंगे। जितने ज्यादा हमारे क्लिक महंगे होंगे उतना ज्यादा अल्टीमेटली हमारी सेल्स गिरेगी, लोग कम आएंगे। जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा सेल्स हमारी आएगी। अब ट्रैफिक को ज्यादा लाने के लिए, लैंडिंग पेज पे फॉल करवाने के लिए अपने कस्टमर को हमारी एड्स अच्छी होनी चाहिए, हमारी एडवर्टाइजमेंट बढ़िया होनी चाहिए। अब वो जब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम फोकस करते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें एडवर्टाइजमेंट एक अच्छी किस तरह से बन सकती है? एडवर्टाइजमेंट एक अच्छी बन सकती है अच्छे वीडियोस के साथ, अच्छे क्रिएटिव्स के साथ, अच्छे वॉइस ओवर के साथ, अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ हमारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो बढ़िया बन सकती है। राइट? हाउ डू यू हाउ मच ऑफ पीपल यू नो अबाउट व्हाट इज आप सभी इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आप सभी एड्स चलाते हो, सॉरी फेसबुक चलाते होंगे, उसमें आपको एड्स दिखेंगी। राइट? अगर आप इस ड्रॉपशिपिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आए हैं तो किस वजह से आए हैं? क्योंकि आपको एड्स दिखी होगी, आपको एड्स हो सकता है थोड़ी कंपेलिंग लगी होगी, आपको लगा होगा कि यहाँ पे हमें कुछ हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, या मैं ज्वाइन करके देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको एड्स अच्छी लगी। ऐसे ही अगर आपको एड्स सही नहीं लगी होगी तो वो लोग नहीं आएंगे। तो जितने ज्यादा आप कंपेलिंग एड बनाओगे, जितने ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी एड्स की, जितनी ज्यादा वीडियो क्रिएटिव होगी, या जरूरी नहीं है कि वीडियो ही हो, जितना ज्यादा आपका अगर वो इमेज भी है, वो भी एक सही मैसेज दे रही है, तो भी वो क्रिएटिव हो सकती है, कंपेलिंग हो सकती है। उसमें एक हुक होना चाहिए जो कस्टमर को खींच के लेकर के आए आपके लैंडिंग पेज के ऊपर उस एड में। ठीक है? तो ये हम डिस्कस करेंगे कि एड्स की स्क्रिप्ट भी कैसी होती है, एड्स कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर खत्म होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन कहाँ पे आना चाहिए, एड्स में पहली दो लाइंस कौन सी होनी चाहिए, पहली तीन 3 सेकंड जो है वो किस तरह से आपने अ, टिकाने हैं आपके कस्टमर के या आपके व्यूअर के उस एड के ऊपर। ये हम डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट इसकी बनती कैसे है एड्स की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी ऑफ पीपल नो अबाउट एड लाइब्रेरी? हाउ मेनी ऑफ पीपल नो अबाउट एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी? ओके। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। ओके। ओके, सो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एड लाइब्रेरी क्या है। ओके, तो कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, ऑल राइट। सो ये है फेसबुक एड लाइब्रेरी। बेसिकली ये फेसबुक के ऊपर जितनी भी एड्स लगी होती हैं, ये हम अगर आप गूगल पे जाएंगे तो वहां पे जाके टाइप करेंगे फेसबुक एड लाइब्रेरी। एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ वापस। अगर आप गूगल पे जाते हैं तो वहां पे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी टाइप करेंगे। एक से- तो ये खुल जाएगा आपके। ठीक है? तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो ये फेसबुक एड लाइब्रेरी है। ठीक है? यहाँ पर आप सभी जो हैं अपनी एड्स, जितनी भी फेसबुक के ऊपर लोग एड रन करते हैं वो सभी एड्स यहाँ पे शो होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, एनी एनी कोई भी प्रोडक्ट का नाम लीजिए। जस्ट गिव मी एनी ऑफ द प्रोडक्ट आइडिया इन चैट बॉक्स। एनी ऑफ द प्रोडक्ट आइडिया। चैतन्या जी बोल रहे हैं साड़ी। ओके, साड़ी। साड़ी। ठीक है। तो अब साड़ी के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे, एड्स, साड़ी के रिलेटेड कीवर्ड्स के जितने भी एड्स लगी होंगी वो सभी एड्स आपको इस फेसबुक एड लाइब्रेरी मिल जाएगी। ठीक है? तो मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ।
देखिए, तो ये है साड़ी के रिलेटेड जितनी भी एड्स लगी हुई हैं। ठीक है, एक बार हम कोई भी एक ऐड प्ले करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे साड़ी कीवर्ड भरा, तो पूरी पूरी दुनिया में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल वर्ल्ड देखना चाहते हो, पूरे इंडिया में देखना चाहते हो, या किस कंट्री में देखना चाहते हो कि एड्स लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई, या किस कंट्री की एड्स देखना चाहते हो। तो हमने इंडिया डिसाइड किया है, तो इंडिया सेलेक्ट किया है। तो पूरे इंडिया में जितनी भी साड़ीज की एड फेसबुक पे लगी होगी इस नाम से, जिसमें साड़ी कीवर्ड आए, ठीक है, वो सभी एड्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे अभी हमें रिजल्ट शो कर रहा है 21,000। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस कीवर्ड के साथ 21,000 एड्स जो है वो इस टाइम पे फेसबुक पर लगी हुई हैं। एक 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 एड्स को प्ले करके देखते हैं। ओके, सो ये लैंडिंग पेज पे आ गया, सॉरी। अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो इश्क ख्वाब ख्वाब सा है, मेरा बेहिसाब सा है, तेरे लफ्ज छू लूं मैं, उर्दू की किताब सा है, तेरे सारे रंग उड़ के ढंग उड़ के आया, मैं सबको छोड़ के ओ। तो ये एक साड़ी की एड उन्होंने, मतलब ऐसे बहुत सारी एड्स हैं। अगर हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ इमेज लगी हुई है, इस तरह से ये सभी एड्स जो हैं आपको मिल जाती हैं। यहाँ से आइडियाज आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट के कौन कौन से, कोई भी जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उसके रिलेटेड जितनी भी एड्स लगी होंगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी एड लाइब्रेरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइडियाज भी देख सकते हैं। और अगर कोई एड ऐसी है जो कि जर्नल एड है, मतलब जिसको आप इवन खुद के लिए भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी वीडियोस को देख करके वैसी ही ऐड या वही ऐड को अपने लिए भी लगा सकते हो, अगर आपके प्रोडक्ट्स कॉमन है तो। जैसे कि अभी इसमें अगर देखा जाए तो ऑर्डर नाउ का बटन जो आ रहा है, ये इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो ये इसके लैंडिंग पेज पे ले जाएगा। ओके, सो ये एक लैंडिंग पेज है इसी प्रोडक्ट का जिसकी हम ऐड देख रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी फोटोज इमेजेस वगैरह दी हुई हैं। अब अगर कोई पर्सन उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो इस लैंडिंग पेज के ऊपर फॉल होगा। तो ये वेबसाइट है जो कि आपको आपके लिए रेडी होगी ये वेबसाइट। ठीक है, तो ये वेबसाइट के साथ इसमें जितनी भी आप देख रहे हो, ये कलर्स की ऑप्शन, साइज की ऑप्शन, अगर ये वेबसाइट प्रेजेंटेबल हुई और कस्टमर ने भरोसा किया इस वेबसाइट के ऊपर, तभी इस वेबसाइट पे ऑर्डर आएगा। अगर उसका भरोसा नहीं बना इस वेबसाइट पे आकर के, तो ऑर्डर उसका नहीं आएगा या बहुत महंगा ऑर्डर आएगा। अगर एग्जांपल लेके चलें कि अभी इन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, काफी हद तक चीजों को कवर किया हुआ है। अगर देखें तो 19 रिव्यूज बताए हुए हैं, 2,100 रुपीज प्राइस बताया हुआ है, साइज भी सभी यहाँ पे दिए गए हैं, कलर्स भी दिए गए हैं। देन अगर देखा जाए तो क्वांटिटी दिया गया है, कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन दी गई है यहाँ पर। अगर ऑनलाइन पे करते हैं तो 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद बायर्स के फोटोज साथ में उन्होंने दिए गए हैं, रिव्यूज दिए गए हैं। तो ये सारे रिव्यूज हेल्प करते हैं बायर को डिसीजन लेने के लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, इस प्रोडक्ट को मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाए बायर के माइंड में कि अगर उसने ये आपका प्रोडक्ट देखा है और उसको लगा कि यार मुझे इस चीज का आंसर नहीं मिला या मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो वो फिर छोड़ के चले जाएगा। तो हमने वो सारे फैक्टर्स को कवर करना है जिसकी वजह से बायर डिसीजन ले पाए कि मुझे आज ये प्रोडक्ट बाय करना ही है। राइट, तो ये सभी चीजें जो हैं हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों
किस किस फैक्टर की वजह से बायर जो है प्रोडक्ट को डिस्कस बाय करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने कस्टमर रिव्यू के कस्टमर सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप का लिंक दिया है। तो यहाँ पे कोई कस्टमर व्हाट्सएप करके पूछना चाहे तो व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। इस तरह से ये अथेंटिसिटी बन रही है इस वेबसाइट की, तब जो है प्रोडक्ट बाय हो सकता है, ठीक है। अगर ये सही से नहीं सारी चीजें इसमें हो तो आई एम श्योर कि वहां पर ड्रॉप हो जाएंगे ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स जो हैं वो और गिर जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है एड कॉस्ट किस तरह से आप अपनी डाउन लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अभी वापस आते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो तो ये था हमारा सबसे पहला फैक्टर, एड कॉस्ट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ अब इस टाइम पे ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि कौन से 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके आपके ड्रॉपशिपिंग स्टोर जो है वो प्रॉफिटेबल होगा, आप बिजनेस बना पाओगे, आप पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर अंदर अगर हम घुसे ना तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स भी अगर हम खोलने लग जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स सामने आ जाएंगे जिसको हम बहुत लंबे समय तक डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी हम आगे सेशंस जो हैं वो साथ में प्लान करने वाले हैं, और आपको उन सेशंस में हम आगे इलेबोरेट करके डिस्कस करेंगे सारी चीजें। लेकिन अभी मैं पहले 3 पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। सबसे पहले जो था ये एड कॉस्ट था, ताकि हमने एड कॉस्ट को मेंटेन रखना है अपनी, कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स हमने लेकर के आने हैं, वो हम कैलकुलेशन कर लेंगे हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग। कि हमारा वैसे जर्नली अगर देखा जाए तो 5 से 10% एड कॉस्ट जो है प्रोडक्ट वैल्यू के ऊपर आती है। मान लो कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो 1,000 रुपए का है, तो 5 से 10% के बीच बीच में आपकी एड कॉस्ट रहनी चाहिए। मतलब अगर वो 1,000 रुपए का है तो आपकी एड कॉस्ट जो है वो 50 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच बीच में रहनी चाहिए। अगर आपकी एड कॉस्ट 10% से ऊपर जा रही है तो वहां पर चैलेंज बढ़ना शुरू हो जाएगा प्रॉफिट्स में। इस वजह से हमने कोशिश करना है जितना ज्यादा जितना हमारे प्रोडक्ट का टिकट प्राइस है उसके 5 से 10% हमारी एड कॉस्ट आए, ठीक है। एम आई इफ अगर अभी तक चीजें क्लियर हो रही हैं तो जस्ट गिव मी यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट गिव मी यस इन द चैट बॉक्स अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, डन। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो सेकंड पॉइंट है वो है एड कॉस्ट के अलावा जो सेकंड थंब रूल है वो है डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। अब डिलीवरी परसेंटेज जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी मेन जो सेल है वो आपकी सेल वही है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट डिलीवर हो गए हैं। जो प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं हुए वो आपकी सेल्स नहीं है, राइट। जो प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। मान लीजिए कि हमने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने एक वॉच ऑर्डर की। अभी ये अगर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है वॉच, सॉरी, अगर मैंने ये वॉच ऑनलाइन ऑर्डर की है, ठीक है। तो अगर मैं जब ये वॉच मुझे डिलीवर होने के लिए आ रही है और अगर मैं ये वॉच नहीं लेता हूँ और उसको बोल देता हूँ डिलीवरी गाय को कि आई एम सॉरी, मतलब मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं अभी बाद में दे देना मुझे, ठीक है, या बाद में देने आ जाना। तो डिलीवरी बॉयज कई बार एफर्ट्स नहीं करते हैं दोबारा से डिलीवरी देने के लिए, तो वो डायरेक्टली आरटीओ मार देते हैं। आरटीओ क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिन, ठीक है। आरटीओ, जिसको हम आरटीओ रेट भी बोल देते हैं, हमारा आरटीओ रेट क्या चल रहा है। अब आरटीओ होता है कि जो प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हुए वो वापस उसी ओरिजिन पे चले गए जहां से वो चले थे, ठीक है। अब रिटर्न टू ओरिजिन को हम बोलते हैं आरटीओ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो डिलीवरी परसेंटेज जो है वो, अगर डिलीवरी परसेंटेज अच्छी नहीं आती है आपकी तो ऑब्वियसली वहां पे बिजनेस नहीं बनेगा।
अगर डिलीवरी परसेंटेज अच्छी आती है तो वहां पर हमारा बिजनेस बनेगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अ, जैसे कि मैंने अभी एक वॉच की एग्जांपल ली। अब किस किस फैक्टर की वजह से डिलीवरीज नहीं हो सकती। एक तो ये रीजन हो सकता है कि इवन जो डिलीवरी करने के लिए लोग जाते हैं वही कॉन्फिडेंट ना हो कि आपका प्रोडक्ट जो है, आप जो भेज रहे हो वो अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं। मान लो कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा, उसको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बिकॉज आजकल के डिलीवरी पर्सन भी इतने मैच्योर हो चुके हैं कि उनको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कौन कौन से जो हैं वो सही हैं, कौन कौन से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपका प्रोडक्ट उनको लगता है कि अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल काफी फ्रॉड्स भी होते हैं। अगर कोई दिखाते कुछ और है, भेजते कुछ और है, तो अगर दिखाते कुछ और है, भेजते कुछ और है, तो डिलीवरी वाले लोग भी अब आजकल इतने मैच्योर हो चुके हैं जो कि वो समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये ऐसे ही है, ये मतलब लोकल लोकल सप्लायर से कहीं से आया है, हो सकता है ये प्रोडक्ट अच्छा ना हो, तो छोड़ो, डिलीवरी ही नहीं करने जाते, सामने से कस्टमर को बोल देते हैं कि आपको बाय आप कहाँ से आपने ऑर्डर किया था, सर इसकी पता नहीं रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, आप एक बार चेक कर लो, लेने से पहले ऐसे प्रोडक्ट गलत निकलते हैं। तो कस्टमर को ही गलत गाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने डिलीवरी परसेंटेज जो है वो मेंटेन करनी होती है। वो किस तरह से करनी होती है, जब हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी हो गई, या प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हो प्रॉपर कि ये प्रोडक्ट कहाँ से चला है, इसकी अगर किसी को वापसी करनी है तो वो कहाँ पे कर सकता है, या उसका सपोर्ट का नंबर उस पैकेजिंग के ऊपर लिखा हो। तो जब ये सभी सारे फैक्टर्स उसमें पैकेजिंग के ऊपर होते हैं, या सपोर्ट का नंबर होता है, या रिटर्न पॉलिसी होती है, या प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छी होती है, तो फिर डिलीवरी पर्सन भी जो है वो कॉन्फिडेंट होता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है डिलीवरी एंड अल्टीमेटली हमारी डिलीवरी जो है वो डिलीवरी गाय के ऊपर, जो लोग डिलीवर करने जाते हैं जिसको हम FE भी बोल देते हैं, FE, जो लोग डिलीवर करने के लिए जाते हैं प्रोडक्ट को, अगर वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है उस प्रोडक्ट को लेके, तो वो वापस भेज देते हैं, RTO मार देते हैं, और वहां पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता। ठीक है, अब इस केस में हमने ये देखना होता है कि जो सप्लायर प्रोडक्ट को भेज रहा है, वो सप्लायर जो है वो राइट प्रोडक्ट भेज रहा है, उसकी पैकेजिंग सही है या नहीं, उसके उसके ऊपर सपोर्ट का नंबर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो उसकी वजह से आपकी डिलीवरी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो डिलीवरी परसेंटेज है वो इस वजह से भी गिरती है कि लोग ओवर प्राइस हम चार्ज कर लेते हैं प्रोडक्ट का। या मान लो कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो खरीदा पीछे से 500 रुपये का, लेकिन हमने उसके प्राइस के चार्जेस, उसका प्राइस रखा 4 गुना 5 गुना, मतलब 2500 में बेच रहे हैं उसको, 2000 से ऊपर बेच रहे हैं, 3000 में बेच रहे हैं, तो ओवर प्राइस की वजह से भी डिलीवरी परसेंटेज आपकी गिर जाती है। तो हमने प्राइस भी मेंटेन रखना है, सही प्राइस रखना है। अगर आपका प्राइस सही है तो आपकी डिलीवरी परसेंटेज भी मेंटेन्ड रहेगी। इसके अलावा जो फैक्टर है डिलीवरी परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए, वो ये है कि आप जब भी ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं, जितने भी ऑर्डर्स आपकी वेबसाइट पे आए, आप कंफर्म करके ऑर्डर्स को प्रोसेस करो। आप कॉलिंग करके ऑर्डर्स को प्रोसेस करो। आप अपने, अगर अगर आप खुद कॉलिंग कर सकते हो तो खुद कॉलिंग करो। जितने भी ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, खुद कॉलिंग करके कस्टमर को फील करवाओ कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट है। उसको आपसे बात करके ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया प्रोडक्ट है। और अगर वो मिस कर गया तो शायद मतलब वो वेट करे आपके प्रोडक्ट की, मुझे कब आएगा वो प्रोडक्ट, इस तरह से। ठीक है, आप ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हो कॉलिंग करके, उनके एड्रेस को कंप्लीट कर सकते हो, एड्रेस कंफर्म कर सकते हो। इनकम्प्लीट एड्रेस की वजह से भी ऑर्डर्स जो हैं वो प्रोसेस नहीं होते, कई RTO रेट बढ़ जाता है। तो जितने ज्यादा आपके ऑर्डर्स वेरीफाइड होंगे, एड्रेस अच्छे होंगे, उतने ज्यादा ऑर्डर्स जो की डिलीवरी जो है वो बढ़ेगी। अभी हमने डिस्कस किया ऑर्डर वेरिफिकेशन, और हमने डिस्कस किया
अभी प्रोडक्ट पैकेजिंग, ठीक है। और ये दो फैक्टर्स भी हैं। और सेकेंडली प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड विद रिटर्न इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन इसके अलावा कौन सा फैक्टर हो सकता है? प्राइस, ओवर प्राइसिंग। अब ये तीन फैक्टर की वजह से डिलीवरी परसेंटेज जो है बढ़ सकती है और घट सकती है। अगर हमारी की प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही है तो भी हमारी डिलीवरी परसेंटेज बढ़ जाएगी। हमारे ऑर्डर्स वेरीफाइड है तो भी हमारी डिलीवरी परसेंटेज बढ़ जाएगी। हमारी पैकेजिंग अच्छी है या उसके ऊपर रिटर्न इंफॉर्मेशन दी गई है तो भी हमारी डिलीवरी बढ़ जाएगी, ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी यस इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर अंटिल नाउ। ओके। मुझे सबके यस नहीं आ रहे, प्लीज सभी पार्ट लीजिए। सभी बताइए, जो जो नई भी टाइप कर रहे हैं प्लीज टाइप करके बताइए। ओके, थैंक यू। ओके, डन डन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्या अभी जो थर्ड थंब रूल है, अब नॉर्मली, सॉरी, थर्ड थंब रूल से पहले मैं आपको यहाँ पे एक, अच्छा, एक बार हम दोबारा से इसको रिकॉ दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे थर्ड थंब रूल के बाद, ठीक है। मे बी तब ज्यादा बेटर आइडिया आएगा आपको। जो थर्ड थंब रूल है हमारा, वो है राइट प्राइसिंग। अब राइट प्राइसिंग क्या है एक्चुअल में? एक प्रोडक्ट की राइट प्राइस क्या है? जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं ऑनलाइन, तो अगर वो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट ले रहे हो किसी मैन्युफैक्चरर से, बीच में कोई सप्लायर नहीं है, मतलब कि आप रॉ मटेरियल से डायरेक्ट सब मैन्युफैक्चर करके लेकर ले रहे हो, बीच में कोई सप्लायर नहीं है, डायरेक्ट आप फैक्ट्री से ले रहे हो कम से कम दाम में, ठीक है। तो उसका जो प्राइस है वो आपका कम से कम 4 गुना होना चाहिए एक प्रोडक्ट का। अगर आप डायरेक्ट ले रहे हो मतलब 4x होना चाहिए। अगर अगर एक एग्जांपल लीजिए, राइट प्राइसिंग क्या है? अगर आप डायरेक्ट बाय कर रहे हो मतलब बीच में सप्लायर नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट्री है, ठीक है। वो आपको ऑब्वियसली अगर फैक्ट्री से ले रहे हो तो वो सस्ते में देगा आपको, महंगे में नहीं देगा। अगर आप सप्लायर से ले रहे हो तो उस केस में आपके पास बीच में सप्लायर की कमीशन होगी या सप्लायर अपना मार्जिन लेकर के चलेगा, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली ले रहे हो आप, तो आपने कम से कम उसको 4x पे सेल करना है। अगर मान लीजिए कि 200 रुपये का आप प्राइस ले रहे हो और 4 गुना रेट पर उसको सेल कर रहे हो, तो 800 रुपये में आप उसको बेचोगे प्रोडक्ट को, ठीक है, ऑनलाइन। अगर प्रमोद जी बोल रहे हैं सर, एक्चुअली मेरा नाइट ड्यूटी चालू हो गया है, मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी प्रमोद जी, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स में बाद में, Q&A बाद में लेते हैं हम। अभी हम इसमें देखते हैं कि दो 200 रुपये में आपने प्रोडक्ट को बाय किया, 4 गुना रेट पे आपने आगे बेचना है अगर आप डायरेक्टली सप्लायर से ले रहे हैं तो। अगर सॉरी, मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं। अगर आप ये सप्लायर से ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप सप्लायर अपना बीच में होलसेलर या सप्लायर है कोई, या कोई मीडिएटर है, वो 300 रुपये में आपको बेच रहा है, ठीक है। तो आप इसको कम से कम 3 गुना प्राइस पे सेल करेंगे, जो कि 900 रुपये होता है, ठीक है। अब सप्लायर से अगर मैन्युफैक्चरर से लेंगे, क्योंकि वो सस्ते में देगा तो इसलिए 4 गुना प्राइस होना चाहिए।
अगर वो मीडिएटर बीच में है तो उस केस में 3 गुना प्राइस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर 3 गुना प्राइस पे हम, रिंकू जी थोड़ा बाउंस हो गया, ओके। मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। देखिए, अगर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल में प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, जिसको अभी नहीं क्लियर हुआ, एक बार दोबारा से मैं शुरू से बता रहा हूँ, आप दोबारा से देख लीजिए। आ, कोई भी प्रोडक्ट जब आप ऑनलाइन सेल करते हो, जब आपने प्राइसिंग डिसाइड करनी है कि मैं किस सेलिंग प्राइस क्या रखूं उस प्रोडक्ट का, तो वो आपका प्राइस जो है कम से कम 3 से 4 गुना तक होना चाहिए, जितने भी चीज का आप प्रोडक्ट ले रहे हो। अगर आप ये वॉच है, अगर ये वॉच की एग्जांपल ले रहे थे हम, तो अगर ये वॉच है तो इस वॉच को अगर आपने ऑनलाइन सेल करना है, अगर आपको कोई पर्सन ये वॉच 200 रुपये में दे रहा है पीछे से, तो आपने इसको ऑनलाइन अगर सेल करना है तो कम से कम 3 से 4 गुना प्राइस पे सेल करोगे। अगर ये 3 से 4 गुना प्राइस पे सेल नहीं किया आपने, तो आपका मार्जिन या आपके प्रॉफिट्स नहीं बन पाएंगे। तो अगर 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो कम से कम 800 रुपये या 900 रुपये में आप बेचोगे। अगर 300 रुपये का प्रोडक्ट है तो कम से कम 900 रुपये, 1000 रुपये में आप बेचोगे, ठीक है। तो 3 से 4 गुना, सीधी सीधी लैंग्वेज में 3 से 4 गुना प्राइस होना चाहिए। आप किसी भी कहीं से भी ले रहे हो, चाहे वो सप्लायर, चाहे वो मीडिएटर बीच में है, होलसेलर से ले रहे हो, चाहे डायरेक्ट फैक्ट्री से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, तो कम से कम 3 से 4 गुना प्राइस पे आपको उसको सेल करना है। अगर आप 3 से 4 गुना प्राइस पे सेल नहीं करते हो तो आपको खर्चे पड़ जाएंगे, आपको शिपिंग चार्जेस पड़ जाएगी प्रोडक्ट की, आपको एड कॉस्ट पड़ जाएगी। अल्टीमेटली आपको वहां पर प्रॉफिट्स जो हैं वो अच्छे नहीं बन पाएंगे, लॉस भी हो सकता है। तो इस वजह से जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कम से कम 3 से 4 गुना प्राइस पे उसको सेल करते हैं ऑनलाइन। जितना भी प्रोडक्ट, जहां जितने जितने भी रेट पर आपने वो प्रोडक्ट को लिया है। एम आई क्लियर राइट नाउ? रिंकू जी, एम आई क्लियर? अभी समझे आप? ओके। सो हमने 3 से 4 गुना प्राइस पे उस प्रोडक्ट को सेल करना है। अगर अगर वो प्रोडक्ट 500 रुपये का है तो आपने उसको 1500 में सेल करना है। डिपेंड करता है कि वो प्राइस जो है वो जस्टिफाई भी हो, मतलब वो प्राइस, अगर वो लगे भी कि वो चीज़ 1500 रुपये की है, अगर वो लगी नहीं रही कि वो 1500 रुपये की है, तो वहां पर भी हमें ऑर्डर जो है हमारे ड्रॉप हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जस्टिफाई भी होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ। अगर वो प्रोडक्ट लग रहा है कि ये 1500 का है तो ही वो प्रोडक्ट बिकेगा, या आपकी वेबसाइट में से इतना अच्छा मैसेज जा रहा है, इतनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन है, वो वैल्यू शो हो रही है कि वो 1500 का प्रोडक्ट एक्चुअल में है, तो ही वो प्रोडक्ट आगे बिकेगा। तो हमने दिखाना है कि वो 1500 का प्रोडक्ट है, राइट। अब चाहे वो पीछे से 500 रुपये का है, लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी फोटोज, वीडियोस, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो 1500 रुपये का लगे, राइट। या कोई ऐसा ऑफर होना चाहिए कि वो एक्चुअल में लगे कि वो 1500 रुपये का है, राइट। तो हमें किसी भी हालत में 3 से 4 गुना प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को सेल करना है जब आप उसको ऑनलाइन बेचते हो, ठीक है। तो ये 3 थंब रूल्स हैं जिसकी वजह से, अब दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। पहला थंब रूल है एड कॉस्ट। अच्छा, एड कॉस्ट का भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था 10% के आसपास एड कॉस्ट होनी चाहिए, 5 से लेकर 10% के बीच में। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी एड कॉस्ट जो है सेलिंग प्राइस से 5 से 10% आनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट जो है 200 रुपये का है तो वो 20 रुपये की एड कॉस्ट पे जाना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट 2000 रुपये का है तो 200 रुपये की एड कॉस्ट पे मैक्सिमम जाना चाहिए। और अगर वो प्रोडक्ट 1000 रुपये का है तो मैक्सिमम 100 रुपये की एड कॉस्ट पे जाना चाहिए। मतलब कि 50 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच बीच में, अगर वो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है तो 50 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच बीच में एड कॉस्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट बिक जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर परचेज, ठीक है। आ, ओके। सो कॉस्ट पर परचेज जो है वो हमारी 5 से 10% होनी चाहिए सेलिंग प्राइस की, ठीक है। उसके बाद ये मैं पर्टिकुलर ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज जो है वो, सही डिलीवरी परसेंटेज क्या है?
मिनिमम आपकी डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 30% से लेके 40% तो मिनिमम होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर इससे नीचे गिरेगी तो ये तीन थंब रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं तो वहां पर इफेक्ट होंगे। 30 से 40% आपकी डिलीवरी परसेंटेज होनी चाहिए। पहला थंब रूल है हमारी एड कॉस्ट 5 से 10% के बीच बीच में आनी चाहिए। सेकंड थंब रूल है हमारी डिलीवरी परसेंटेज 30 से 40% होनी चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट पिक करना है हमने जिसकी जिसकी डिलीवरी परसेंटेज 30 से 40% आ रही है। ठीक है, आ, मतलब अगर आपने 100 प्रोडक्ट बेचे तो उसमें से 30 से 40 प्रोडक्ट कम से कम डिलीवर होने चाहिए। 60 अगर नहीं हो रहे तो 30 से 40 डिलीवर होने चाहिए। इससे ऊपर जितने भी हो जाए वो हमारा बेनिफिट है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी प्रॉफिट्स उतने ही ज्यादा होंगे। अगर वो डिलीवरी परसेंटेज 30 से गिरते हैं तो हमारे चैलेंज बढ़ने शुरू हो जाएंगे प्रॉफिट्स को बनाने में। ठीक है, तो 30 से 40% एक्चुअल में डिलीवरी होनी चाहिए। थर्ड थंब रूल जो है वो हमारा है सेलिंग प्राइस। हम 3 से 4 गुना सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को हमने बेचना है। सॉरी, 3 से 4 गुना प्राइस के ऊपर हमने सेलिंग प्राइस रखना है एक्चुअल में जितनी भी आपको उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है। तो ये तीन थंब रूल्स हैं हमारे जिसकी वजह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स बना सकते हैं, आपका डिलीवरी परसेंटेज अच्छी जाती है, आपका एड कॉस्ट कम आता है और आपका सही प्राइस जो है 3 से 4 गुना प्राइस पे अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इन तीनों की हेल्प से आप अच्छा स्केल कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे इसको लेके जा सकते हैं, चाहे कितने भी बड़े नंबर्स अचीव कर लो। अगर यहाँ ये तीनों थंब रूल्स आपके मैच हो गए, यहाँ पे अगर आपने 100 रुपए डाले हैं तो डेफिनेटली दूसरी जगह से 250 रुपये 300 रुपये बन के निकलेंगे। अगर यहाँ पे आपने लाख रुपए डाले हैं तो 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए बन के निकलेंगे। ठीक है, तो ये तीन थंब रूल्स के ऊपर हमने मैक्सिमम काम करना होता है जब भी हम कोई भी ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं। एक डिलीवरी परसेंटेज, एक एड कॉस्ट और एक राइट प्राइसिंग। ठीक है, तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता, मतलब ये बेसिक पॉइंट्स ये बता दिए हैं कि हमने ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर ही सारा का सारा बिजनेस जो है वो डिपेंड होता है। तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, एड कॉस्ट के ऊपर, डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर और राइट प्राइस के ऊपर। अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज इफेक्ट होती है तो वहां पर कोई ना कोई चैलेंज जो है या कोई ना कोई प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंसेस आएंगे। तो तीनों चीजों को मेंटेन रखना है, मैच करके रखना है, तभी आप इसमें अच्छे से प्रॉफिट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल, अभी अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो प्लीज मुझे बताइए। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि देयर आर फ्यू क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क, तो मैं एक एक करके आंसर्स दे देता हूँ। तो जस्ट आपको ये तीन थंब रूल्स क्लियर हो गए? एवरीबडी, तीन थंब रूल्स क्लियर हो गए? आई वांट टू लिसन यस फ्रॉम एवरीबडी प्लीज। ओके, दैट्स ग्रेट, डन। तो ओके, ओके, मुझे सेकंड वाला नहीं समझा सर। अल्ताफ जी, ओके अल्ताफ जी, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप के अंदर, तो आप इसको एक बार दोबारा से देख लेना और फिर भी नहीं समझ आया तो हम दोबारा से एक बार नेक्स्ट सेशन में जब इसी चीज़ का दोबारा से सेशन होगा तो आप ज्वाइन कर लेना, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में आपको अगर एक दो बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चैतन्य जी पूछ रहे हैं कि सर एड्स क्रिएटिव्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अच्छा चैतन्य जी, बेसिकली इसमें हम करेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल रखते हैं एक नेक्स्ट सेक्शन और उसमें हम बेसिक्स और कवर करेंगे आगे के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आज के लिए हम इस टॉपिक के ऊपर वर्क कर रहे थे कि तीन थंब रूल्स हमें पता चल जाए। इसके बाद आगे छोटे छोटे इसको एलैबोरेट करना है और भी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं काफ़ी। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, जिसकी जो 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 कुछ हमें डिस्कस करना है इसके अंदर, तो उसके लिए नेक्स्ट लैबोरेटेड सेशन में हम डिस्कस करेंगे। राजेश जी बोल रहे हैं शॉपिफाई का सेटअप कब मिलेगा। राजेश जी, शॉपिफाई के सेटअप्स जो हैं वो सबको ऑलमोस्ट मिल चुके हुए हैं। आप एक बार, किस किस को शॉपिफाई का एक्सेस नहीं मिला अभी तक?
किस किस को शॉपिफाई की ऑनरशिप नहीं मिली अभी तक? जस्ट गिव मी एम इन द चैट बॉक्स, एम इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके, जिसको नहीं मिली, आई एम कीपिंग दिस नोट। और गिव मी अ सेकेंड। रिंकू कुमार, संजय, हर गुलशन जी, देन आकाश। ओके। सो जिसको नहीं मिली है ना बीच अभी ये शॉपिफाई का सेटअप, उनको आई विल मेक श्योर कि कल तक आपको मिल जाए सबका। ठीक है, तो फिर हम मंडे से एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट करेंगे। मैं प्रॉपर आप प्रॉपर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये सेटअप है, ये रेडी हुआ है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया है, ये इसके पेमेंट गेटवे है, उसका सारा डेमो जो है आई विल गोना गिव यू कंप्लीट डेमो, जिसमें मैं पूरे सेटअप को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि उस सेटअप को रन कैसे करना है। और उस सेटअप को आपने चलाना कैसे है, उस सेटअप में क्या क्या इंक्लूडेड है, आपको उसको देखना क्या है, उसमें उसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, वहां पर ऑर्डर्स कहाँ पे आते हैं, कहाँ पर नहीं आते। ये सारी चीजें जो हैं, एक बार सेटअप आपको, जैसे ही आप सबको ये सेटअप मिल गया, उसके बाद फिर आई एम गोना गिव यू अ ट्यूटोरियल फॉर दैट सेटअप, कि इस तरह से इस सेटअप को कंट्रोल करना है। यहाँ पर हमें एड्स लगानी है, इधर से ऑर्डर्स आएंगे, इस तरह से ये डिलीवर होंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं, हम मैं आपको उस सारा डेमो जो है, सारा ट्यूटोरियल जो है उसमें आपको दिखाऊंगा। अल अल्ताफ जी पूछ रहे हैं कि डिलीवरी रेट कैसे कम करेंगे। अल्ताफ जी, डिलीवरी रेट बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिलीवरी रेट कम करने के लिए। मैंने अभी आज 3 थंब रूल्स बताए हैं, इसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर की थी। शायद आप लेट आए हो, तो आप एक बार दोबारा से देख लेना ये वीडियो। और देन इस रिकॉर्डिंग से, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन को, तो ये रिकॉर्डिंग जो है मैं शेयर कर दूंगा ट्रेनिंग में, एक ग्रुप में। और वहां पर आप दोबारा से इसका रिपीट रिकैप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोबारा से जल्दी। और अगले सेशन के लिए हो सकता है कल या परसों हम वो अगला सेशन रखेंगे। और मैं लिंक जो है वो आपको भेज देता हूँ, तो प्लीज़ आप रजिस्टर कर लीजिएगा। और अगले सेशन के लिए भी टाइमिंग और लिंक जो है वो ग्रुप में अभी आ जाएगा। तो उस तब तक जो है हम सबको वेबसाइट्स भी देने वाले हैं। जैसे ही सबको वेबसाइट मिल जाएंगी, तो हम फिर उसको उसकी एड्स और सेल्स के ऊपर काम करेंगे साथ में। ठीक है। ओके, ऑल राइट। ऑल राइट गाइस, देन सी यू देन अगेन इन नेक्स्ट सेशन। और हर गुलशन जी, यस, बेसिक टॉपिक्स वाला लिंक भी जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, है ना? ओके गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग्स नहीं ली हैं, वो प्लीज़ आप बेसिक ट्रेनिंग्स एक बार सारी देख लीजिए जाके, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आगे की चीज़ें। तो मैं उसका लिंक भी जो है उस ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस night today. Then see you again in next session. Bye bye. Thank you everybody. Thank you. Good wishes to you all guys. Thank you. Bye bye. Signing off guys. Bye bye.